हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड। और आज हम लोग असिस्टेंट ऑपरेटर का रिव्यू देखते हैं। इससे पहले आपका वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर का पेपर हो चुका है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? हेड ऑपरेटर का तो पेपर हो चुका है। वर्कशॉप वर्कशॉप वालों का भी पेपर हो चुका है। अब जिन बच्चों का पेपर हो रहा है आज से जिन बच्चों का पेपर हो रहा है 1 फरवरी से, और ये लगभग 8 फरवरी तक होगा ये परीक्षाएं। तो तब तक इन असिस्टेंट ऑपरेटर की आराम से एग्ज़ाम चलेंगी। तो आज के रिव्यू से आप ये जान पाएंगे कि आने वाले पेपरों में क्या खास है। एक चीज़ मान के रखिए कि जो पैटर्न इसने वर्कशॉप में लिया है, हेड ऑपरेटर में लिया है, वैसा ही असिस्टेंट ऑपरेटर का भी है। कुछ इसमें मतभेद है, मतलब किसी में ज़्यादा या किसी में कम का, बाकी सब सही ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि आपका पेपर क्या क्या कंटेन करता है। हिंदी, जीके, साइंस का पोर्शन है, मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन है। मैथ जिसमें रीजनिंग ही रहती है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ही रहते हैं। और रीजनिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन के तौर पे ये लोग डीआई अच्छा खासा ऐड कर दे रहे हैं इसमें, कि आप जैसे पेपर करो एट द एंड सोचो भाई रीजनिंग तो हमेशा आसान आती है, कम टाइम में कर लेंगे, एंड फिर जब आप स्टार्ट करो आपको देख के लगे अरे यार तो टाइम लग रहा है, तो फिर वो जो प्रेशर बनता है बच्चों में वो चीज़ बस ना हो, इसीलिए पहले ही आपको बता देती हूँ। कितना टफ़ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बड़े फ्री माइंड से दे रहे हैं पेपर। सेम ये कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेड ऑपरेटर में क्या हुआ था, बड़ा प्रेशर से दिया था, मतलब बहुत प्रेशर कि पेपर कैसा जाएगा। एंड असिस्टेंट ऑपरेटर में मैंने ऐसा नहीं किया, तो दोनों के कंपैरिजन मेरा ये पेपर बहुत अच्छा गया इसके मुकाबले। मैम देखती हूँ, रिज़ल्ट आने पे पता चलेगा। बाकी आगे देखते हैं कि क्या न्यू था। सबको पता है कि पुलिस लॉ पूछ रहा है और डेफिनेटली पूछ रहा है। आप ये मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन तो पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन किस में आ जा रहे हैं बस इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसी में 2 से 3 आ सकते हैं, किसी में 4 से 5 आ सकते हैं, और किसी में 7 से 8 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जीके के अंदर पूछ रहा है। उसमें लिखा था आपका उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से ही पूछेगा जो जनरल में काम हो रही हैं। जैसे कि हेड ऑपरेटर में एक पेपर आया था कि आपका एक नॉर्मल घर है, अगर आप उसे वेश्यालय में तब्दील कर दें तो आपको कितने साल की सज़ा होगी। इसी तरह से 1-2 और थे जिसमें आपको सिर्फ यही पूछा था कि आपको जो सज़ा है वो कितने साल की होगी। मतलब आपने अगर बहुत अच्छे से भी पढ़ा है तो वो क्वेश्चन शायद ही आप कर पाएँ। और आज के असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि ठीक है इस एक्ट में क्या था और क्या बताया गया है, मतलब आज वैसा नहीं पूछा। तो आप पैटर्न को गेस कीजिए कि शायद अगर ये पूछ रहा है वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर इसने डायरेक्ट ना पूछ करके ऐसे पूछ लिया कि ये इसको आप ऐसे तब्दील कर दो, जैसे मैंने बताया कि घर को अगर आप वैश्या की तरह यूज़ करो, वैश्या खाला की तरह यूज़ करो, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो जो मुझे प्रश्न याद थे वैसे मैंने वही पहले पहले लिख दिए हैं। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। ठीक है, जो हमेशा से इसका रहा है वो है कि चक्रवृद्धि और साधारण के मिक्स प्रश्न देना, ऐसे नहीं और आधे अधूरे डेटा को देना। लाइक साधारण ब्याज से आप रेट निकालिए एंड देन उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ करके इसने पूछा था। और कुछ कुछ सामान्यतः ही पूछ रहा है, और एक तो इसका एकदम मिक्स है, मतलब श्योर है कि ये अंकित मूल्य पे आपको देगा ही देगा। अंकित मूल्य, डिस्काउंट, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सारी चीज़ें आपको उसमें यूज़ करनी रहेंगी, ऐसे प्रश्न रहेंगे इससे रिलेटेड। और ये तो तय है कि आपको पासे से रिलेटेड प्रश्न हर पाली में मिल रहे हैं। किसी में 2 से 3 मिलेंगे, किसी में 1 से 2 मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो अवश्य है अंकित मूल्य पे। डीआई का क्या है, देखिए डिपेंड करता है कि आप में पूछ कैसे रहा है। बार ग्राफ भी पूछ सकता है, पाई चार्ट भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है ना कि ये लोग देते क्या है। डेटा बहुत ज़्यादा देते हैं कि आप बस डर जाओ,
इतने सारे डेटा देंगे आपको, 10 से 5 तो कैटेगरी ही रहेगी उसकी। काम ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन आपको देख के डर लग जाएगा। बेसिकली इनके जो डीआई के क्वेश्चन देने का मतलब है कि आप डर जाओ, बट वहाँ पे आपको बहुत ही संयम से काम लेना है। मुझे जितना याद था मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, इसमें त्रुटि हो सकती है तो इस पे कमेंट ना करें हमने गलत बताया। हम बस इतना बता रहे हैं जो हम पेपर दे के आए हैं, हमारे पेपर में आया था और जितना मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, वर्क एंड टाइम तो ये कंफर्म है आपकी आनी है, बट ये है कि कभी टफ आ जाएगी तो कभी इजी आएगी। ओके, एक उदाहरण भी लिख दिया है कि यदि 2 लोग मिलकर किसी कार्य को इतने या कितने भी दिनों में तय करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 3 या 4 दिन पहले छोड़ के चला जाए तो उस व्यक्ति का शेष कार्य कितने दिनों में होगा। मतलब ये पता है कि 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, सॉरी आई थिंक काम होने के 4 दिन पहले, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले और काम चलने के 4 दिन पहले का, दोनों का सूत्र अलग होता है, ये आपको भी पता होगा। तो इससे प्रश्न थे तो आप दोनों पैटर्न देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज़ तो तय है, बट ये है कि कितनी टफ हो सकती है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें। उसके बाद आते हैं ब्लड रिलेशन पे। मूलतः ये डायरेक्ट आपको रिलेशन न दे करके 4 ऑप्शन देता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर आपका, इसीलिए 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, एक प्रश्न में बता देंगे कि KAY का चाचा कब लगेगा, एंड ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपको एक एक करके सॉल्व करने रहेंगे जो उससे मैच खाता है। ये सब एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, इसके अलावा दूसरे भी पैटर्न के प्रश्न बने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इससे रिलेटेड। वेन डायग्राम में थोड़े कुछ अलग प्रश्न बने हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गोले में आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं, नहीं, यहाँ पे अलग से भी वैल्यू दी गई थी डेटा में नेगेटिव के तौर पे, कि अगर ये ऑल हैं, लाइक मोस्टली मैं कैसे समझाऊँ कि होता नहीं है कि ये मैथ है, ये इंग्लिश है, और जो बाहर वाला कॉलम है वो दोनों न लेने वाले का कॉलम है, जो दोनों में नहीं है, और जो दोनों में कॉमन है वो पूछा इसने। तो ऐसे करके इसने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट हाँ हो गया था, आसान था। तो उसके बाद वेन डायग्राम और एक इनडायरेक्टली प्रश्न था जिसमें वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना था, तो कह सकते हैं कि वो वेन डायग्राम से ही रिलेटेड था। हिंदी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे याद आए, जैसे छत्तीसगढ़ी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसमें प्रश्नों में ऑप्शन 90, 80 और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन थे। और इसके बाद प्रश्न थे, इनमें से कौन सा सौर श्रेणी अपभ्रंश भाषा की बोलियां हैं। वैसे इसका उत्तर तो कोई नहीं होगा क्योंकि गूगल पे देखा था। सौर श्रेणी अपभ्रंश भाषा की बोलियां, जिसमें से आपका ऑप्शन बिहार, पंजाबी, बंगाली, तमिल, ये ऑप्शंस थे। ओके, और इसके अलावा जो हिंदी में पैटर्न यूज़ किए थे, इसने क्या किए थे, डायरेक्ट अलंकार या फिर डायरेक्ट कुछ ना पूछ करके एग्जाम्पल का सहारा लिया था। लाइक अगर आपसे मतलब प्रश्न पूछना भी है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो डायरेक्टली आपको कथन दे देगा, आप मात्राएं गिनिए एंड बताइए मुझे कि क्या है, चौपाई है, सवैया है, रोला है, कुंडली है, क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि इसने दोहा रोला पूछा था, ऑप्शन में एक बस चौपाई था, बाकी जितने अलंकार थे मैंने शायद उसे पढ़ा भी नहीं होगा, बट वो मुझे लग ही रहा था चौपाई, क्योंकि मात्राएं गिनने में मुझे सौला आ रही थी। उसके बाद पुलिस प्रणाली संबंधित अध्याय, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है शुरू में, ये उससे भी आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि इस एक्ट में क्या था, कब आया था, इस एक्ट के दौरान क्या बोलते हैं, या फिर कुछ घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एडी शब्द का विलोम पूछा था। ओके, और कथन देके उन्हें बदलने के लिए कहा था, जैसे कि एक सामान्य आई थिंक मैंने यहाँ अलग लिखा है, वर्तमान काल में था वो, और हमें उसे भूतकाल में चेंज करना था, भूतकाल में। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सामान्य भूत से भविष्य में,
मतलब मान के चलिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सब कर जाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। और ये ऐसे प्रश्न तो बहुत से थे कि किसी भी दिए गए कथन को सही करना, तो अगर इसमें आप बहुत अच्छे हैं तो आप आराम से 2 से 3 प्रश्न कर ले जाएंगे। डिपेंड करता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। दिए गए कथन में भी कर्मवाच्य से कृतवाच्य में चेंज करना था, वाच्य होगा, ठीक है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना था। उसके बाद जो मोस्टली हर पेपर में देखा है, चाहे आप वर्कशॉप के हों, हेड ऑपरेटर को हों या असिस्टेंट ऑपरेटर के हों, आपसे पुरस्कार संबंधित सब चीज़ पूछी जा रही है। लेकिन क्या ये चीज़ पता लगाना मतलब कह सकते हैं कि तालाब में मछली ढूंढने के बराबर है। बट हाँ, अगर आप सारे कंटेंट को पढ़ें तभी हो पाएगा। जैसे कि साहित्य अकादमी में किसी भी वर्ष से किसी भी लेखक का नाम या फिर उनकी रचनाएं देकर के लेखक का नाम या वर्ष देकर के लेखक का नाम पूछ ले, तो आई थिंक हेड ऑपरेटर में 1991 से रिलेटेड एंड 2021 ये जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बोलना चाहूँगी। इसके अलावा ये सारी भी डेट इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक हो सके आप सारे प्रश्न को एक बार देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कौन सा साल इम्पॉर्टेंट है। व्यास संबंधित रिलेटेड प्रश्न जैसा कि बोले सारे सम्मान से रिलेटेड हैं, आप सारे ही पढ़ लीजिए। प्रथम वर्ष की रचना तो हमेशा देखिए और उनके रचनाकार देखिए, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि अपकमिंग आपका जो डेज़ हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो आप किसी भी पुरस्कार के पहले और करंट के जो लेखक हैं उन्हें देखिए, ठीक है। और आपको प्रश्न में ना कुछ विचित्र लेखक भी मिल जाएंगे, कोई दो राय नहीं है कि आपने उसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेंगे जो ऐसा कर सकते हैं कि अरे यार ये तो नहीं पढ़ा, अब तो लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा देगा आपको एक प्रश्न जिसमें आप उलझ जाओ, या फिर शुरू के प्रश्न को वो ज़्यादा मुश्किल करने की कोशिश करेगा, बाद में आपको आसान दे देगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आप शुरू में गिर गए, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके आप अपने को संभालिए। मैंने सही में ये देखा है, हेड ऑपरेटर के पेपर में मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतनी टेंशन में पेपर दे रही थी। और असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें, मैंने 30 मिनट पहले पेपर लगभग कर लिया था। मेरे बाकी वही प्रश्न थे जिसमें मुझे टेंशन या डाउट था कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैंने प्रश्न किया, उसके बाद भी मेरे पास आराम से 5 से 10 मिनट बचे रहे। सॉरी, तो यही कहते हैं ना कि इसलिए कहते हैं टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और ये पेपर सही में मैंने टेंशन फ्री होके दिया था। इसकी बात तो मैंने कर ही दी है छंद से रिलेटेड, कि कथन दे करके मात्रा निकाल के आपको बताना रहता है। ऐसे प्रश्न भी हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे। तत्सम तद्भव से भी प्रश्न हैं। और आपको कोई भी गद्य या पद्य की रचना से 4 प्रश्न पूछेंगे। ये 1 मिनट, थोड़ी कंफ्यूज हूँ गद्य या पद्य, बट ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद एक प्रश्न था, अनुभव में उपसर्ग क्या होगा, ठीक है। और प्रत्यय संबंधित एक प्रश्न, मतलब आप कह सकते हैं प्रत्यय और उपसर्ग से 2-3 प्रश्न होते हैं। तो मिला करके आप ये मान सकते हैं कि आप रीजनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप मैथ बहुत अच्छी करके आ सकते हैं, आप हिंदी नो डाउट अच्छी करेंगे, क्योंकि प्रश्न थोड़े इधर उधर कर देगा बट आप कर ले जाएंगे। जहाँ पे आपकी मेहनत है, रंग लाएगी, वो जीएस और साइंस की ही होगी। जीएस अगर साइंस आपकी बहुत अच्छी है और आप उसमें सही से टाइम दिए हैं, तो मान के चलिए कि आप उसमें अच्छा नंबर लाएंगे। क्योंकि जो कट ऑफ है ना, वो अगर आप सब में क्लियर कर लिए और इसमें नहीं कर पाएँ तो फिर वो आपका नंबर ले डूबेगी। तो यही करना है आपको, कि देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और उसी के साथ आप बढ़ते चले जाएंगे और करेंगे।
आपको जो ज़रूरत रहे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया तत्सम तद्भव और हाँ गद्यांश, तो गद्यांश से भी प्रश्न है। कथन कभी कभी आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे उसमें, क्योंकि जब आप वहाँ पेपर बैठ के देते हैं तो वो टेंशन अलग लेवल की होती है। ठीक है, तो गद्यांश आधारित तो प्रश्न आप आराम से अगर बहुत अच्छे हैं तो 5 प्रश्न कर ही ले जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं श्रृंखला से संबंधित प्रश्न, जो कि कॉमन है, ये तो आप सब समझते हैं, सीरीज से तो आने ही हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मेरे असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम में 2 बने थे, एक साइक्लिक थी और एक 2 डायरेक्शन में 5-5 लोग थे। लाइक इधर 5 बॉयज़ थे, इधर 5 गर्ल्स, एंड उसी पे कथन बना था कि कौन किसकी तरफ देख रहे हैं करके प्रश्न था। मतलब लड़कियां नॉर्थ की साइड थी, लड़के साउथ की साइड देख रहे थे, एंड हमें बताना था कि दिए गए पर्टिकुलर पर्सन के सामने कौन है। सेम साइक्लिक सीरीज़ में भी दी हुई थी। तो ये तो हो गई, और उसके बाद धारणाओं पे भी प्रश्न थे। और मैं बता दूं कि हेड ऑपरेटर के एग्ज़ाम में ना एडवर्टाइजमेंट पे थे, एक एडवर्टाइजमेंट थी, उस पर धारणाएँ थी। उसके बाद जो प्रश्न है मोस्टली जो साइंस के प्रश्न जिस पे बन रहे हैं वो कार्य ऊर्जा शक्ति, डायमेंशन से रिलेटेड, और ये डायरेक्शन सेंस, और ये तो रीजनिंग की टॉपिक है। मतलब मुझे जैसे जैसे समझ में आया मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन को पुट कर दिया है। तो ये शायद सीरीज़ में ना हो, बट आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया है कि न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे बट इतने टफ नहीं रहेंगे। डायरेक्ट मान पुट करने हैं एंड आपको रखने हैं। ठीक है, आई थिंक इतना ही था हमारी तरफ से। आई होप आप अपने आने वाले पेपरों में अच्छा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।